हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज बचे हुए स्टोन के जो बचे हुए टॉपिक रह गए उन सबको कवर कर लेंगे। तो फिर अगले लेक्चर से हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर A to Z एमसीक्यू करेंगे हम। ESC, SSC, JEE सब के क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। और अभी जो है रॉक फॉर्मिंग मिनरल, मतलब कि जो रॉक या फिर स्टोन जो जिससे स्टोन बना रहता है, जिन मिनरल्स से उनकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। तो उसमें एक लस्टर होता है। लस्टर हमारा मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। अगर जो लस्टर हमारा उसमें होगा मेटल्स में तो नॉन मेटल में होगा तो नॉन मेटेलिक लस्टर, और मेटल में होगा तो मेटेलिक लस्टर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली बनता नहीं। जो क्वेश्चन आता है ना नॉर्मली प्रॉपर्टी में, वो हमेशा हार्डनेस से आता है, तो हमें याद रखना है। तो मोह स्केल से इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हार्डनेस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से आता है हमेशा, 90% है। अगर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, तो हमें ये याद रखना है। और इट इज़ द मेजर ऑफ द स्क्रैच, मतलब जो मतलब नाखून से स्क्रैच पड़ते हैं ना, स्क्रैच नहीं पड़नी चाहिए, इसको मेज़र करता है। मतलब स्क्रैच मतलब उसकी हार्डनेस कितनी है, उस पर स्क्रैच पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे एब्रेशन की वजह से, मतलब उसकी हार्डनेस दिखाता है। ठीक है, मिनरल विद ए सीरीज ऑफ सब्सटेंस नोन एज द वेरिएशन इन हार्डनेस यूजिंग द फॉलोइंग स्केल ऑफ मोह। तो हमें जो याद रखना है ना, इसमें एक तो मोह स्केल यूज़ करता है। हार्डनेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहले तो हमें याद रखना है हार्डनेस जो इसकी एब्रेशन या स्क्रैचिंग को वो नापने के काम आता है। ठीक है, हार्डनेस दिखाता है इसकी। उसमें यूज़ कौन सा होता है, मोह स्केल। तो हमें याद रखना है मोह स्केल को, और मोह स्केल से इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, ये 10 के 10 हमें नाम याद रखने हैं लाइन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 नाम। सबसे पहला है हमारा मोह स्केल, हमारे 10 नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी 10 तक है, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, ये हमें याद रखना है स्केल ऑफ मोह। ठीक है, मोह स्केल अलग है, ये मोह स्केल। ठीक है, हमें याद रखना है। एक पे क्या है, ट्रॉक, जिप्सम, कैल्साइट, ठीक है, फ्लोराइड, ये नाम हमें याद रखने हैं और ये स्केल याद रखना है। ठीक है, सारे नाम जो इसमें मोस्टली ये पूछा जा चुका है SSC JEE 2019 में, इसका मतलब मोह स्केल टोपाज का कितना होता है। ठीक है, ऐसे पूछ लिए जाते क्वेश्चन। तो नॉर्मली इसका ही एक ही पूछा हुआ है ज़्यादा बार तो, या फिर ये पूछा हुआ हार्डनेस को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो मोह स्केल याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सबसे, इससे पूछा जाता है नॉर्मली क्वेश्चन। तो आइए 1-2 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी। क्लेवेज मतलब इसकी स्प्लिट होने की, मतलब एक सर्टेन प्लेन में, मतलब स्प्लिट होने की जो प्रॉपर्टी होती है ना इसकी सर्टेन प्लेन में, तो उसको क्लेवेज बोलते हैं। ठीक है, इज द मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ ए सम मिनरल टू स्प्लिट अलोंग द सर्टेन प्लेन पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस। ठीक है, तो इसका वेरियस टाइप ऑफ क्लेवेज सीन इन द मिनरल आर बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट हमें नाम याद रखना है, क्लेवेज। ठीक है, और ये याद रखना है स्प्लिट होने की जो इसकी किसी प्लेन में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्लेवेज बोलते हैं। ठीक है, मिनरल की प्रॉपर्टी होती है जो स्टोन में होते हैं। स्टीक कलर ऑफ द मिनरल इन पाउडर फॉर्म, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कलर, लस्टर, ठीक है, साइन करना उसका, या फिर क्रिस्टल नेचुरल शेप, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोह स्केल से या फिर क्लेवेज से पूछा जाता है। और इसके बाद हमारा आ जाता है क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ जाएगा, आपका 90% चांस है यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका स्टोन में, यहाँ से आ जाएगा, फिर जियोलॉजिकल उन क्लासिफिकेशन से आ जाता है या यहीं से आ जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब गुड बिल्डिंग क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है गुड बिल्डिंग की कितनी होती है, मतलब 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 1121। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड बिल्डिंग स्टोन की। ठीक है, और क्या है हमारी वाटर अब्जॉर्प्शन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना में बिल्कुल पूछ लिया जाता था बहुत मोस्टली। अगर इजी पेपर बनाए तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इजी पेपर बनाए तो। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्टली सभी एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने के पास 2.7 या फिर 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर अब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 5%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड बिल्डिंग स्टोन की 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और टफनेस इंडेक्स 19 या 19 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 19 या 19 से ज़्यादा। हार्डनेस कोफिशिएंट 14 या 14 से ज़्यादा, और रेट ऑफ वियर 3 नॉट लेस देन 3%।
रेट ऑफ ईयर नॉट ग्रेटर देन 3%, ठीक है, ये नॉट ग्रेटर देन 3% हमें याद रखना है। और हमारा क्या बचा है अभी, इंपॉर्टेंट स्टोन यूज़, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टोन यूज़ होते हैं ना, स्टोन के यूज़ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्टोन के जो डिफरेंट यूज़ होते हैं। तो आप इन PDF को 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारे याद आ जाएंगे। स्टोन को ज़्यादा इतना डीपली पढ़ने की जरूरत है नहीं, जितना ये है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद सिर्फ MCQ लगाने हैं, आपके 100% क्वेश्चन कर पाएंगे आप सारे, बस MCQ करने हैं इसके बाद। ये ज़्यादा डीपली इतना कुछ पढ़ना नहीं है। ये जो है इनफ नोट है, मैं बता रहा हूँ, इनफ नोट है, मैं खुद इनसे पढ़ता हूँ। 2-3 बार बस इन्हीं को पढ़ लीजिए और बस इसके बाद आपको MCQ करने हैं। तो यूज़ जो इंपॉर्टेंट है ना, तो सबसे मार्बल हमारा क्या मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन है, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन है हमारा है, और सबसे महंगा भी है, ठीक है, महंगा भी है बहुत। ग्रेनाइट भी महंगा आता है, मार्बल भी महंगा आता है जो, और ये कहाँ यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल वर्क, ठीक है, मोनूमेंट्स के लिए, डेकोरेटिव वर्क के लिए सॉफ्ट स्टोन यूज़, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमारा डेकोरेशन वर्क या फिर ऑर्नामेंटल वर्क इन सब में यूज़ होता है। तो ये मार्बल जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो वाइट मार्बल, मोस्ट डिमांडेड एंड एक्सपेंसिव, ठीक है, मोस्ट डिमांडेड एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, जबलपुर में, जबलपुर में सबसे ज़्यादा मार्बल पाया जाता है इंडिया में, ठीक है, हमें याद रखना है, पूछ सकते हैं अभी, तो हमें याद रखना है, ठीक है। और जो ब्लैक मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है, जयपुर में, इंपॉर्टेंट है, ये तो आया भी हुआ है DT+BJ DMRC JEE में, ठीक है, DMRC JEE में आया हुआ है कि ब्लैक मार्बल कहाँ पाया जाता है, जयपुर में पाया जाता है। और येलो मार्बल जैसलमेर में, ठीक है, हमें याद रखना है, ये भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन अब। और ग्रेनाइट भी एक्सपेंसिव वो स्टोन है। और जो ग्रेनाइट से हमारा मेटामॉस्फेरिक एक्शन से क्या पता है, नीस, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पर इससे ज़्यादा एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक और स्टोन की होती है, ब्लास्ट की, ठीक है, वो भी हमें याद रखना है। ब्लास्ट की मैक्सिमम कंप्रेसिव ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किससे, नीस से। और मैक्सिमम फायर रेसिस्टेंस, मतलब ये फायर रेसिस्टेंस तो ग्रेनाइट भी होता है, पर हमारा जो मैक्सिमम फायर रेसिस्टेंस अगर आ गया ना, मैक्सिमम फायर रेसिस्टेंस, अगर उसमें ग्रेनाइट है तो हम उस पर टिक लगा देंगे। पर अगर ग्रेनाइट भी है और कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन भी है तो हम कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन पे टिक लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो मैक्सिमम फायर रेसिस्टेंस जिसकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो होती है हमारी कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है, ग्रेनाइट की, ठीक है, हमें याद रखना है, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन जिसकी मैक्सिमम फायर रेसिस्टेंस हो तो हम कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो ग्रेनाइट होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा, जैसे ब्रिज के जो पायर्स होते हैं, हमारे पिलर्स के नीचे पायर्स होते हैं ना, जो पानी में ज़्यादा टच होते हैं, उनमें यूज़ होता है, एम्बैंकमेंट में यूज़ होता है, लाइट हाउस में यूज़ होता है, मतलब लाइट हाउस जो होता है हमारा, ठीक है, जो पानी में रहता है, पानी के स्ट्रक्चर में ज़्यादा, सी वॉल्स में, तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट है, ठीक है, बिल्डिंग पाया, ठीक है, सब में इन जगह यूज़ हो जाता है। और हमारा कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन कहाँ यूज़ होता है हमारा, हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे, हम ग्रेनाइट को भी प्रीफर कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा प्रीफर किस कहाँ करते हैं, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन को फायर रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, फायर रेसिस्टेंस सबसे बेस्ट है, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन में से फायर रेसिस्टेंस से आता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फायर रेसिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट स्टोन कौन सा है, तो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन है, ठीक है, हमें याद रखना है, ठीक है। और हमारा क्या है, ये जो हम ग्रेनाइट को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम जहाँ एसिड के, मतलब एसिड फ्यूम या स्मोक के ज़्यादा अटैक होते हैं, मतलब एसिड का अटैक सी एरिया में ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादातर इसको पानी में यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ पर जैसे अभी सीवेज का हो गया, सीवेज वाले इलाकों में भी हम यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ फ्यूम स्मोक ज़्यादा होता है ना, तो स्लैब व्लैब के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेनाइटिस मतलब इन जगहों पर ग्रेनाइट बेस्ट है, ठीक है। और जहाँ फायर, और ये ग्रेनाइट हमारा फायर रेसिस्टेंस में भी बेस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम पूछे तो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन के बाद ग्रेनाइट सबसे बेस्ट है, और ग्रेनाइट महंगा भी आता है, ठीक है। और हमारा अगला क्या आ गया, अब हमारा आ गया स्लेट। स्लेट किसके है, मेड फ्रॉम सेल्स, ठीक है, इसके मेटामॉस्फेरिक एक्शन से हमारा क्या बनता है, स्लेट, ठीक है, स्लेट बनता है हमारा। ये कहाँ, रूफिंग, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, मतलब इसके आर पार पानी नहीं जा पाता ना, इसलिए सबसे बेस्ट है। रूफिंग पे हो गया, फ्लोरिंग पे हो गया, हमारा डैम प्रूफिंग के जितने भी काम होंगे हमारे, ठीक है, पार्टीशन में, ठीक है, सारे में हम यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं अभी हमारा क्या लैटराइट, ठीक है, इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो हमारा जो ये स्टोन होता है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इसको हम ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मैसनरी में यूज़ क्यों कर रहे हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि ज़्यादातर इन पे लोड कम पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारी ब्रिक होती है, उसकी जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, उसकी भी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कितनी है, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
और यहाँ गुड बिल्डिंग स्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसकी मिनिमम है वो फिर भी 10 से तो ज़्यादा ही है, इसकी मिनिमम है ना हमारी गुड बिल्डिंग स्टोन के, वो 10 से ज़्यादा ही है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसकी। तो ब्रिक से फिर भी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है लैटराइट की, इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, पर ब्रिक से फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको नॉर्मली ब्रिक मेसनरी की जगह पर हम स्टोन मेसनरी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं लैटराइट को, ठीक है। सिंगल मतलब ये डीकम्पोज लैटराइट, मतलब इसका डीकम्पोजिशन पार्ट होता है, मतलब उसका टुकड़ों में, या फिर सिंगल, ठीक है। इसको वाटर बाउंडेड पेबल, ठीक है, ये हमें याद रख लेना है, वाटर बाउंडेड पेबल, ये SSC में पूछा हुआ है। और वाटर प्रूफिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इसको सिंगल को, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना इसमें, बस वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, और वाटर बाउंडेड पेबल, बस ये दोनों हमें याद रखने हैं। लाइमस्टोन कहाँ यूज़ करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, क्योंकि सीमेंट में जो होती है हमारी 60 to 65% क्या होती है, लाइम ही तो होती है हमारी, लाइम होती है ना सीमेंट में। सीमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं सारी चीज़ सीमेंट के बारे में। तो उसमें 60 to 65% जो होती है हमारी लाइम होती है, इसलिए लाइमस्टोन हमारा वहाँ यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर और कहाँ हो सकता है हमारा, ये हो सकता है लाइमस्टोन, इससे हम कन्वर्ट करके वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, इनमें यूज़ हो सकता है, ठीक है। स्लेट और मार्बल कहाँ हमारे, और हमारा अभी देखा हमने स्लेट जो होता है वाटर प्रूफिंग इन सब में यूज़ होता है। पर ये जो है हमारा एक और नाम याद रखना, हमारा इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड जो पहले जो बनते थे ना, अभी तो नॉर्मली हमारे उसके बनते हैं और मटेरियल के बनने लग गया है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा। तो मार्बल के जो पहले जो बनते थे ना, मार्बल या स्लेट के बनते थे हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड भी, ठीक है, पहले, अभी तो नॉर्मल चेंज हो गया, चौक फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, चौक ये लाइम की फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट। तो आइए आगे देखते हैं अभी। टेस्ट ऑन बिल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे हम। क्रशिंग स्ट्रेंथ तो बस वही है, सेम जैसा ब्रिक्स का होता है हमारा, इसमें गुड बिल्डिंग की बस हमें 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमें गुड बिल्डिंग स्टोन की स्ट्रेंथ बतानी चाहिए। इसमें लोडिंग देते हैं वो, ये बस हम इसमें एक स्टोन का मतलब क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल शेप में 150 बाय 150 का ले लेंगे, उसको फिर हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखेंगे। तो उसमें लोड कैसे लगाएंगे हम, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, ये हमें याद रखना है बस। और हमारा कंप्रेसिव लोड जो होता है, लोड डिवाइड बाय एरिया होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, बस यही याद रखना है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। IS कोड पूछ सकते, पूछा तो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है IS 1124, ठीक है। इसमें W1, इसमें भी ब्रिक जैसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम, W2 माइनस W1 और इंटू 100, मतलब जो हमारा वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद W2, उसमें से हमने बिना वाटर अब्जॉर्ब वाला माइनस कर दिया, तो हमारा वाटर अब्जॉर्प्शन का जो रेशियो आ जाएगा बस वही है। और ये 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इसमें ये याद रखना है हमें, और कुछ याद नहीं रखना। और हमारा टफनेस इंडेक्स, इसमें थोड़ा पूछा जा सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टफनेस इंडेक्स जो होती है वो किसको मेजर करती है, वो हमारी इम्पैक्ट को मेजर करती है, ठीक है। तो हम इसको इम्पैक्ट टेस्ट ही बोल देते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट या टफनेस इंडेक्स, ठीक है। तो हमारी इम्पैक्ट को मेजर करती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टोन सैंपल ले लेते हैं, जैसे 25 बाय 25 mm का सिलेंडर, या फिर हम क्यूब कुछ भी ले सकते हैं, सिलेंडर ले लिया हमने, ठीक है। इम्पैक्ट तो फिर हम उस पर क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं इम्पैक्ट पेगर मशीन, ठीक है। सैंपल को हम रख देंगे नीचे को, ठीक है, नीचे रख देते हैं। और जो इम्पैक्ट पेगर मशीन है वो एक टाइप का मतलब ऐसा होता है, मतलब ऐसा दिखता है, इसका वेट होता है 20 न्यूटन का, ठीक है, 20 न्यूटन का इसका वेट होता है, जिसको हम सैंपल के ऊपर गिराते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब कि पहले इसको हम गिराएंगे, मतलब यहाँ हमारा जैसे वो सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, हमारा सैंपल रखा हुआ है, ऊपर से हम ये गिराएंगे, 20 न्यूटन का इसका वेट होता है। इसको गिराते हैं पहले 1 सेंटीमीटर से गिराते हैं, फिर ठीक है, फिर हम इसको 2 सेंटीमीटर से गिराते हैं, फिर कहाँ से गिराते हैं, फिर उस सैंपल पे हम इसको ही 2 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएंगे, पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे जब तक ये टूटने ना लगे, ठीक है। टूटने लगेगा ना, फिर एक टाइम बाद हमारा जैसे 10-15 सेंटीमीटर कहीं पे भी जब हम 20 न्यूटन के वेट को गिराएंगे इसके ऊपर, तो टूटने लगेगा। तो वही हमारी इसकी बस कुछ ये चीज़, तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। मतलब इस सैंपल पे गिराते हैं बाय 1 सेंटीमीटर आफ्टर ईच ड्रॉप, ठीक है, मतलब उसको 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अगर वो 0 से 13 सेंटीमीटर के अंदर टूट जाता है, मतलब जो हम 20 न्यूटन का जो उसके ऊपर वेट गिराते हैं, सैंपल के ऊपर जो हमने स्टोन का सैंपल लिया उसके ऊपर जो हम वेट गिराते हैं कितने, 20 न्यूटन का, ठीक है, हमें याद रखना 20 न्यूटन का गिराते हैं। और जो गिराते हैं ना, अगर वो 0 से 13 सेंटीमीटर तक टूट जाए तो पुअर स्टोन है, ठीक है, पुअर स्टोन है। अगर वो 13 से 19 सेंटीमीटर तक टूटे
तो मीडियम टफनेस है उसमें, ठीक है। पुअर स्टोन होगा हमारा अगर 13 सेंटीमीटर तक ही टूट गया, अगर 13 से 19 जा रहा है तो मीडियम टफनेस है उसमें, ठीक है। और 19 से ज़्यादा तो रिच टफनेस। और ये रिच टफनेस के स्टोन जो होंगे नॉर्मली हम कहाँ यूज़ करते हैं, रोड वर्क में, ठीक है, रोड वर्क में सबसे, क्योंकि वहाँ पर हमें टफनेस भी हार्ड चाहिए और सारी स्ट्रेंथ मतलब हार्डनेस भी ज़्यादा चाहिए हमें, टफनेस भी हार्ड चाहिए, इम्पैक्ट वैल्यू भी हार्ड होनी चाहिए, तो हम रोड में यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको 19 से ज़्यादा, ठीक है, हमें याद रखनी है। जो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए या फिर गुड वर्क के लिए हमारी टफनेस कितनी होनी चाहिए, रिच टफनेस मतलब 19 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 19 या 19 से ज़्यादा हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो 0 से मतलब पुअर है, उसको नॉर्मली हम ऐसे वर्क में यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत ना हो, ठीक है, ज़्यादा टफनेस की। तो हमारी ये हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली बहुत वर्कों में। मीडियम टफनेस है तो 19 से ज़्यादा, तो हम उसको नॉर्मली रोड या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ टफनेस की ज़रूरत है बड़े स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए अगला टेस्ट देखते हैं, डोरी टेस्ट। डोरी टेस्ट क्या मेजर करता है, डोरी हमें याद रखना है, डोरी टेस्ट क्या मेजर करता है, हार्डनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस टेस्ट से हमारा इसका एक फॉर्मूला है और इसमें ये भी रोड वर्क में, इसको रोड वर्क के पहले, रोड वर्क में हम यूज़ करने से पहले इसके टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ वियर को मेजर करता है हार्डनेस, ठीक है। इसको हम सेम है, हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में जब वाइब्रेशन वाइब्रेशन टेस्ट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर और अच्छे से बता पाऊँगा मैं इसको। इसमें 28 मतलब कि मशीन होती है, उसके अंदर डोरी टेस्ट की मशीन होती है जिसके अंदर इसमें 28 राउंड पर मिनट, 28 राउंड के पर मिनट से मतलब वाइब्रेशन हो रहा होता है, मतलब वो पत्थर हो जाता है ना, वो घिस रहा होता है, मतलब राउंड से घूमते रहते हैं मशीन के अंदर, मशीन घूमती रहती है, उसके अंदर जो है ना ये रगड़ाव होता रहता है इसका। तो उसमें 28 राउंड मतलब और 1000 राउंड तक मतलब वो मशीन घूमती है और उसके अंदर पत्थर जो है ना, हमारा स्टोन जो सैंपल है वो उसके अंदर घूमता रहेगा, मतलब घूमता रहेगा, टकराता रहेगा, घूमता रहेगा। तो उसमें जो रेट ऑफ वियर, जो मतलब कितना वियर कर सकता है, ठीक है, जो सैंपल जो होता है हमारा, तो वो हमारा इससे निकल के आता है। तो हार्डनेस कोएफिशिएंट निकालते हैं हम इससे, तो हार्डनेस हमारी बताता है वो, तो उसको हम इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्या हमारा 20 माइनस लॉस इन वेट। लॉस इन वेट मतलब जो हमारा जब एब्रेशन होगा तो मतलब वो बार बार टकराएगा से किसी चीज़ से, सैंपल से हमारा, ठीक है, बार बार गोल गोल घूमेगा तो हमारा टकराएगा। तो उसमें लॉस इन वेट होगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े उसमें से टूटते रहेंगे हर बार, घूमते 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 1000 राउंड घूमेगा तो कुछ तो उसमें लॉस इन वेट होगा। तो 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइड बाय 3, ठीक है, इंटू 100। अगर इसके फिर हमने क्या निकाला, हमारा अगर ये इसकी वैल्यू हमारी कितने के बीच में आती है, 0 से 14, तो उसकी हार्डनेस क्या है, लो, ठीक है। हमें याद रखना है अगर 0 से 14 आती है तो उसकी हार्डनेस क्या है, लो है, ठीक है, उसकी हार्डनेस क्या है, लो। अगर वही वैल्यू 14 से 17 के पास आती है तो उसकी हार्डनेस क्या है, मीडियम। और 17 से ज़्यादा आती है तो हार्ड स्टोन, हम सबसे बेस्ट बोलेंगे उसकी हार्ड स्टोन है। और ये नॉर्मली रोड वर्क में यूज़ होता है, हार्ड स्टोन ही चाहिए हमें रोड वर्क में, ठीक है। आइए और एक दो टेस्ट और देख लेते हैं। जो ड्यूरेबिलिटी के लिए जो टेस्ट होती है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, या फिर नहीं पूछ दे, ये 4 ऑप्शन भी दे दे तो ये पूछ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ड्यूरेबिलिटी के लिए 1126, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी लाइफ के लिए जो बढ़िया होते हैं वो कौन से टेस्ट होते हैं। तो स्मिथ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है। वाटर सोल्यूबल मैटर के लिए कौन सा टेस्ट हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। स्मिथ टेस्ट मतलब वाटर सोल्यूबल मैटर इन स्टोन, जो सोल्यूबल मैटर होंगे स्टोन के अंदर, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट प्रीफर करते हैं, तो हमारा स्मिथ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेड टेस्ट। ब्रेड टेस्ट किस लिए होता है, हमारा फॉरेस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस के लिए। फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस मतलब कि जब हमारी रॉक होगी उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर या फिर वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसका मॉइस्चर जब हमारी, पता है कि हमें पानी जब होता है, जब वो फ्रीज होता है तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है जब हमारा वाटर जो फ्रीज होता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से हमारा स्टोन जो टूट सकता है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो उसको रेसिस्टेंस करने के लिए हम ब्रेड टेस्ट को करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो ग्लेबर साल्ट यूज़ करते हैं, Na2SO4 को हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं इस टेस्ट में। बस यही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये किस लिए चेक करते हैं, बस यही याद रखना है, हमारे टेस्ट पता होना चाहिए और हम किसके लिए यूज़ करते हैं। सारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है और ये पता होनी चाहिए हमें, बस इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं आता यहाँ से। टू चेक द फॉरेस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो फॉरेस्ट रेसिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ब्रैड टेस्ट, ठीक है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें ज़्यादा हार्ड वर्क स्टडी नहीं करनी, हमारे पास टाइम भी कम है, भी पेपर आने वाले हैं, तो हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे सिलेबस को। एसिड टेस्ट, ठीक है, एसिड टेस्ट अगर आपको स्लो पढ़ना है तो हम बता सकते हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको स्लो ही पढ़ना है तो, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी सारे बिल्डिंग मटेरियल सब सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा।
तो हमारा एसिड टेस्ट हो गया। टू चेक द वेदर रेसिस्टेंस, तो वेदर रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए कौन सा करते हैं हम, एसिड टेस्ट करते हैं, ठीक है। एसिड टेस्ट को हम वेदर रेसिस्टेंस के लिए चेक करते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट को हम किस लिए करते हैं, टू चेक द डीके ऑफ स्टोन, स्टोन के डीके को चेक करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। यही याद रखना और यह याद रखना किसके लिए करते हैं, एसिड टेस्ट किस लिए करते हैं, वेदर रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। REET में पूछा हुआ है, ठीक है। MP में पूछा हुआ कि ये सारे टेस्ट किस चीज़ के होते हैं, सारे जो टेस्ट होते हैं ड्यूरेबिलिटी के होते हैं। तो और जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए उनको देख लेते हैं। क्वारिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। क्वारिंग ऑफ स्टोन किस तरह, ये पहला हमारा ब्लास्टिंग मेथड हो गया, इतना ज़्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता। क्वारिंग होता क्या पहले, तो ये पूछ लेते हैं अगर पूछा तो, टेकिंग आउट ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक, ठीक है। यही है बस, जो हम रॉक से हम स्टोन को लेते हैं ना, प्राप्त करते हैं, मतलब ये हमारा जैसे पहाड़ है उसके ऊपर रॉक को तोड़ेंगे, रॉक से फिर स्टोन को हम लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम स्टोन को वहीं से ले लेते हैं, तो उसी को हम क्वारिंग बोल देते हैं, ठीक है। हमें याद रखना है। ब्लास्टिंग मेथड मतलब कि ब्लास्ट करके, मतलब डायनामाइट यूज़ करके या फिर कोई भी हम एक्सप्लोजिव यूज़ करके हम स्टोन को प्राप्त करें, ठीक है। इसमें हार्ड रॉक में हम नॉर्मली यूज़ करेंगे इसको, सॉफ्ट रॉक में तो हम वैसे भी कट करके कर सकते हैं, तो हम सॉफ्ट रॉक में यूज़ नहीं करते, हार्ड रॉक में बस यूज़ करते हैं। ब्लास्टिंग प्रोसेस होता है इसमें, ब्लास्टिंग प्रोसेस जो IS 4081 ने हमें बताया उसमें कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक है। तो वो हमें याद रख लेनी है। 200 मीटर एरिया में हम रेड अलर्ट कर देते हैं जब भी हम ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें 10 होल बनाते हैं हम, नॉर्मली ये 10 होल के पास बना देते हैं हम। फिर उस होल के अंदर जो है ना उनको बोरिंग कर देते हैं, मतलब बोरिंग होल कर दिया, फिर उसकी क्लीनिंग कर देते हैं, फिर उसमें चार्जिंग कर देते हैं, उसके अंदर वो भर देते हैं हम जो डायनामाइट या फिर हमें जो भी भरना होता है डायनामाइट के लिए जो पाउडर वाउडर होते हैं, फिर उसकी टेम्परिंग कर देते हैं और फिर फायरिंग करते हैं। मतलब वो उसको हम किससे करते हैं फायरिंग, हम करते हैं इसको डेटोनेटर से, मतलब या फिर वायर वाली से करने लग गए डेटोनेटर, मतलब बंद कर देते, फिर वहाँ पर हमारा धमाका हो जाता है, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, हमें याद रखना है। ये हम एस्टिमेशन में पढ़ेंगे, वैसे सबको किस चीज़ में मेजर करते हैं, किलो। तो हम एक्सप्लोजिव को हम किस बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, किलोग्राम, ठीक है। हमारा कितने किलोग्राम में यूज़ पड़ेगा, हम इतना स्टोन को हमें यहाँ से तोड़ना है, तो किलोग्राम से हम मेज़र करते हैं किसको, एक्सप्लोजिव को, ठीक है, जो हम इस रॉक क्वेरिंग में करते हैं, ठीक है। ये हम एस्टिमेशन में पढ़ेंगे अच्छे से। डिटोनेटर हमारी वायर सी होती है, जैसे पटाखों की वो बत्ती सी होती है ना, उसको डिटोनेटर बोल सकते हैं हम, ठीक है। मरकरी कंपाउंड यहाँ पर हमारा मरकरी से बना रहता है, ठीक है। इसमें फायर लगा के हम तो काम आता है, ठीक है। इसमें फायर लगाते हैं हम, इतना कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है यहाँ पे, बस वो हमारा ब्लास्टिंग था। ये वेजिंग, ये देख लेना मैं क्या कैसा होता है, तो वेजिंग मेथड होता है हमारा, ये सॉफ्ट रॉक में यूज़ होता है, ठीक है। वेजिंग हमारा किस में रॉक, हमें ये याद रखना है, सॉफ्ट रॉक में होता है, वो हार्ड रॉक में होता था, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड रॉक में जैसे हमारी लेयर में तोड़नी होती है ना, स्ट्रेटिफाइड जो होती है जो लेयर वाइज तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी रॉक है, इसको लेयर वाइज तोड़ना है, तो ये होते हैं लकड़ी के बने रहते हैं, इनको यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, तो फिर अगर फिर हम इन पे थोड़ा थोड़ा हथौड़ा मारेंगे ना, तो लेयर से मतलब दरारें पड़ने लग जाती है, और फिर हम लेयर वाइज रॉक को निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट रॉक होती है और आराम से निकल जाती है, ठीक है। वैल्यूएबल स्टोन, मतलब वैल्यूएबल स्टोन को क्योरिंग, मतलब कि वैल्यूएबल स्टोन को हम क्योरिंग करने के लिए, मतलब स्टोन को निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएबल हमारी वेस्टेज कम से कम चाहिए, क्योंकि इसमें वेस्टेज जो होती है मिनिमम होती है, ठीक है। मार्बल हमारा सबसे वैल्यूएबल स्टोन है, उसको करने के लिए हम वेजिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मार्बल किस मेथड से क्योरिंग की जाती है, वो है वेजिंग, ठीक है, याद रखना हमें। तो ये एक दो मेथड और है वो देख लेते हैं। चैनलिंग मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसमें हम जैसे अगर हमें किसी शेप में निकाल ले हो और हमारी ज़्यादा वैसी रोक नहीं हो, बिग स्टोन पीस, मतलब हमें ज़्यादा बड़े स्टोन निकालने हो पीस, मतलब बड़े से बड़े, यहाँ से हम कट लगाएंगे, यहाँ से कट लगाएंगे, हम आराम से निकाल लेंगे। मतलब इसमें रेगुलर शेप हमें चाहिए, चैनल शेप जैसे, तो हम रॉक में से कट लगा के हम निकाल लेते हैं। अगला हमारा आ गया हीटिंग मेथड, मतलब गर्म करके टेम्परेचर चेंज करके हम जो रॉक को प्राप्त करें, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये हमें पॉइंट याद रखना है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन है, मतलब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होती है, हमारी जो हमने लिया उसकी कोई इरेगुलर शेप हो सकती है, मतलब कुछ शेप हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, पर हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने से पहले उसकी क्या करते हैं, हम उसकी शेप को चेंज करते हैं, मतलब परफेक्ट शेप देते हैं ना हम उसे। जैसे हमें चाहिए स्क्वायर में चाहिए तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर शेप देंगे, तो जैसे हमारी रॉक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी, ये हमारा स्टोन है, ठीक है, तो उसको परफेक्ट शेप में चेंज करना, जिसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है, तो उसी को ड्रेसिंग बोलते हैं, मतलब उसकी ड्रेसिंग करना। जैसे हमारी ये रॉक है ऐसी, तो हमें इसको यूज़ करना है, मतलब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से मतलब सीजल या फिर वो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे हमें इसकी ड्रेसिंग करके इसको
हमें जैसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है उस शेप में लाना, ठीक है। जिस शेप का हमें कंस्ट्रक्शन करना है उस शेप में हम स्टोन को चेंज करना, उसी को ड्रेसिंग बोलते थे। और ड्रेसिंग कब होती है? इमीडिएटली आफ्टर क्योरिंग, ठीक है। क्योरिंग के आफ्टर बाद ही इमीडिएटली हम इसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं स्टोन की, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, ठीक है। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन हमारा जैसे ये स्टोन है तो ये लेयर वाइज जैसे यहाँ पर थोड़ी लेयर होती है। नेचुरल बेड हमारा अगर हम इस साइड से लोड लगाते हैं तो इससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल बेड हो जाता है। इट इज़ द ओरिजिनल बेड प्लेन और द पोजीशन बाय ए स्टोन ड्यूरिंग फॉर्मेशन इन द सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है लोड इन एनी स्टोन स्ट्रक्चर शुड बी 90 डिग्री टू द बेड ऑफ द गेटिंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमें याद रखना है, बहुत एग्जाम पूछ लिया जाता है। और हमारा एक और चीज़ याद रखनी है, फिर इसके बाद हमारा स्टोन खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ MCQ करने में बहुत सारे, और कुछ नहीं है। आर्च में जो होता है ना, हमारे स्टोन को कैसे यूज़ करते हैं हम? आर्च में स्टोन को ऐसे तो यूज़ करते नहीं है, ठीक है। ऐसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। आर्च में हम स्टोन को हम बेड को हम वर्टिकली बिछाते हैं, ठीक है। हम ऐसे लगाते हैं, उसकी लेयर ऐसे होगी ना, ठीक है। हम स्टोन को ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पर हम वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये हमारा है, क्योंकि जब हमारा लोड पड़ेगा ना तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो उसके, मतलब जब यहाँ पर हमारा जैसे लोड पड़ेगा ना तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों साइड को, ठीक है। इसलिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, जो लोड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों साइड को। इसलिए मार्च में हमें याद रखना है हम कैसे प्रोवाइड करें। नेचुरल बेड स्टोन, ठीक है। हम लाइट वेट डन, ठीक है। हम किस स्टोन जो है हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं, हमें याद रखना है रेडियली, ठीक है। रेडियली प्रोवाइड करते हैं, हमें याद रखना है सिर्फ आर्च के केस में, ठीक है। स्टोन में ऐसे नहीं, बेड्स ऑफ स्टोन हॉरिजॉन्टल रिटेनिंग वॉल, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है रेडियली। और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बेड स्टोन को बस, और हमें कुछ नहीं पढ़ना इसमें स्टोन में ज़्यादा। और जो हमें पढ़ना है बस अब MCQ करने हैं, तो बस MCQ करेंगे हम सिर्फ अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।